उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। इस जहां में कौन ऐसा है जिसको कोई गम नहीं, आजमाती है कुदरत, उसके दर पर कोई रहम नहीं। ढूंढने हैं तुझे मुश्किलों में खुद ही अपने रास्ते, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की ओर से आप सबको आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक प्रॉब्लम जो आजकल मार्केट के अंदर जो शॉर्टिंग के इश्यू आते हैं, तो शॉर्टिंग के इश्यू में हम शॉर्ट किलर का यूज करके या डीसी मशीन का यूज करके या तो हम उसके थर्मल कैमरा यूज करके या तो कोई भी जो रोजिन का स्मोक लगा के या फ्रीजर स्प्रे लगा के या कोई लिक्विड लगा के जो हम शॉर्ट को फाइंड करते हैं, यहाँ मैं ये सारी चीजों को ना करके एक अलग से ही ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको अगर स्केमेटिको की नॉलेज, अगर आपको सप्लाई की चार्ट की अगर नॉलेज है तो आप ये बेहतर तरीके से बोर्ड को सेफ रख के हुए पूरी अच्छे से ये काम कर सकते हो। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, जो शॉर्ट किलर और डीसी मशीन या थर्मल कैमरा, ये सारी चीजें जो होती है उसको हीटिंग को सेंस करती है और हीटिंग को सेंस करने के बाद आपको शॉर्ट फाइंड करके देती है। लेकिन कभी कभी कुछ बोर्डों के अंदर ऐसे प्रॉब्लम ऐसी भी आ जाती है कि कोई पार्ट्स हीट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में किस तरह से फॉल्ट को फाइंड करे, शॉर्ट को फाइंड करे, इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में मैंने आपको पूरा समझा के पूरा एक सॉल्यूशन, एक बोर्ड का जो शॉर्ट बोर्ड है उसको इस मेथड से पूरा समझाने की इस बोर्ड के अंदर कोशिश की है। तो ये इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ आपका सुझाव भी नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है, आपका जो सुझाव है, यही चीज मुझे वीडियो बनाने में ये एक बूस्ट करता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अपने राष्ट्रभक्ति जताने के लिए आपको बॉर्डरों पे ही आपको पहरेदारी करनी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर पे, अपने गांव पे, अपने शहर में रहते हुए भी इंसान के नाते आप जितना हो सके उसके दूसरे इंसान को आप कोई भी हेल्प करें, वो भी एक राष्ट्र प्रेम है, ये भी एक देशभक्ति ही है। एक ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते जाइए। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस फील्ड के अंदर आपको अगर फीचर्स बनाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत और स्ट्रगल के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप कुछ भी मेहनत कर लेते हो तो कल आपके लिए आपकी लाइफ बन सकती है। और इसमें तुक्काबाजी, जुगाड़बाजी में, जल्दबाजी में कोई सीखने की जरूरत नहीं। धैर्य से सीखिए, जो भी सीखिए सच्ची नॉलेज लेके सीखिए, पूरा अच्छे से समझ के सीखिए। एक ना एक दिन आप सक्सेस हो ही जाओगे। लेकिन जल्दबाजी में आधी नॉलेज लेके अगर सीखोगे तो शायद कल आप इस लाइन में जैसे आज हो वैसे ही रहोगे। इसलिए अगर आपको फीचर्स बनाना है तो आज आप मेहनत करिए और इस तरह से सीखिए कि आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ आगे जाके कर सकोगे। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल आपको इस फील्ड का अगर राजा बनना है तो आज आपको गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बिना कोई चीज आपको कभी ये सीधी सीधी नहीं मिल सकती। ये एक हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें कोर्स के दौरान, कोर्स के बाद हमें कितना सपोर्ट मिलेगा। ऐसे बोलने वाले लोग वाकई में अपने पैरों पे कुआरी मार के अपने पैरों को ही काट रहे हैं। क्योंकि जो कोई लोग अगर फीस दे के, पैसे दे के अगर सीख रहा है और कोई पैसे लेके सिखा रहा है तो वो क्यों पूरा नहीं सिखा सकता, क्यों वो आधा अधूरा सीखना चाहता है। जो कोई लोग अगर फीस देके भी अगर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वाकई में ये बोल रहे हैं कि मुझे आपका लाइफ टाइम गुलाम बना लो। और जो सामने वाला है वो भी ऐसा ही बोलता है, मैं लाइफ टाइम आपको गुलाम बना के रखूंगा। अगर आप सर्किट को पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो क्या फिर आपको सपोर्ट की जरूरत है। जो आपको बताया जाता है, जो आप चीजें समझ जाते हो, उसको आप अगर ये चीजों को फॉलो करो, समझ के आप ध्यान देके आप उसको समझोगे तो कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कोई किसी की गुलामी करने की, कभी की कोई किसी के हाथ सामने फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ट्रेनर है या कोई फ्रेशर है
या कोई टेक्नीशियन है, जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई जनरेशन आती है, तो सबके लिए वो सेम ही आती है। ऐसा नहीं है कि किसी कोई स्पेशल ट्रेनर होता है, उसके पास जो कोई कंपनी जाती है, उसके पास पहले साइन करवाती है और बोलती है कि ये नई टेक्नोलॉजी, नई जनरेशन आप समझ लो, हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, आप साइन कर दो, बाद में हम लॉन्च करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। जो नई जनरेशन आती है वो सबको सीखनी पड़ती है, सबको समझनी पड़ती है, सबको उस पर वर्क करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। तो वो चीज जो कोई और कर सकता है तो हम क्यों ना कर सके। लेकिन ये चीज है, आजकल लोग है हर हमेशा दूसरों पे डिपेंड ही रहना चाहते हैं, कोई प्रॉपर बेस पे सीखना ही नहीं चाहता है। मैंने जब अपना YouTube कैरियर स्टार्ट किया, करीब करीब उसके अंदर आप देखोगे तो 4 साल हुआ। 4 साल में मैंने 150 वीडियो अपलोड किए हैं। एक एक वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में हर एक चीज को बताया। कभी नहीं बोला है कि आपको सीखना है तो आप मेरे पास आइए, इधर आइए, वीडियो में पूरा कभी नहीं होगा। जो भी दिया पूरा ही दिया है, कभी कोई चीज को हाइड किया नहीं, कभी कोई चीज को छुपाया नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको यही चीज बताना देता हूं कि मेरा हमेशा पर्पज यही है वीडियो बनाने का कि हम लोग जो टेक्नीशियन है वो कहीं ना कहीं कोई सर्किट को अच्छे से समझे, टेक्नोलॉजी समझे और उसको समझ के काम करिए। और अगर आपको इस लाइन में फ्यूचर्स बनाना है तो समझ के ही काम करिए। समझ के बिना कभी भी ये लाइन है वो आपको, आजकल की जनरेशन तो नहीं ही आप इसको हैंडलिंग कर सकोगे, उसको रिपेयर कर सकोगे। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग बहुत ही बेहतर तरीके से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और EMMC प्रोग्रामिंग आपको अगर समझना है तो आप मेरे से कोर्स ले सकते हो। मेरा 2 टाइप से कोर्स है, जो कि ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन जो कोर्स मेरा चल रहा है उसमें रोजाना 1.5 घंटा लाइव रहते हुए मैं ये हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। ICO कैसे काम करती है, ICO की अंदर की डिटेलिंग, जो पूरी स्केमेटिक है उसकी एक एक लाइन के बारे में पूरी डिटेल के, पूरे फंक्शन के बारे में, कहाँ कितना कब वोल्टेज आना चाहिए, वो कब आता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी होती है, वो पूरी डिटेल के साथ उसमें बताता हूँ। अभी नया मेरा बेंच रात को 8:30 से 10 बजे वाली बेंच नई अभी 2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। तो अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन इधर आके कोर्स करना है तो भी मेरा हार्डवेयर, EMMC प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर कोर्स है, जो कि नेक्स्ट मंथ से शायद बेंच स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो लॉकडाउन है, इस मंथ नहीं है, तो उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आपको यहाँ खाना पीना रहने के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, पूरी डिटेल के साथ आपको सिखाया जाता है। तो आप यहाँ भी आ सकते हो। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी जगह पे सीखो, एक नॉलेज लो और बाद में अपना फ्यूचर इसमें आजमाओ और देखो। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है वो कोई फ्रेशर के लिए नहीं है। ऑलरेडी जो काम कर रही है, ICO पे काम कर रहा है, जो थोड़ा बहुत मल्टीमीटर का यूज कर रहा है, जो ब्लोअर का यूज, जो सोल्डर का यूज कर लेता है, उसके लिए मैं पूरा ऑनलाइन कोर्स मेरा है। अगर आप पूरा फ्रेशर है तो ऑनलाइन कोर्स आप मत करिए, आप इधर आके ही कोर्स करिए। अगर आप जानते हो, ICO का काम कर लेते हो, आपको सोल्डर का काम आपसे हो जाता है, लेकिन आपका ट्रेसिंग काम छूट रहा है, आपको पता नहीं है कि क्यों मैं IC निकालूं और कहाँ से मेरा फॉल्ट है, वो हम आपको अगर फाइंड नहीं कर पाते हो तो ऑनलाइन आप ज्वाइन करके पूरी डिटेल के साथ आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस टाइप का जो एक शॉर्टिंग का एक तरीका बताया है वो तरीका क्या है, चलिए हम समझ लेते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस तरह से YouTube से कोई सीख नहीं सकते, या तो इस तरह से वीडियो के जरिए कोई नहीं सीख सकते, या तो इस तरह से ऑनलाइन कोई नहीं सीख सकते। तो मेरा इस चैनल में 150 के करीबन वीडियोस है, और आप अगर पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं और आपने अगर मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आप मेरे वीडियो से कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख रहे हैं। आप जरूर बताइएगा, ये कमेंट मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगा, आपकी राय लेना चाहूंगा कि क्या मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल होते हैं, उसमें से आप कोई रिपेयरिंग सीखते हो जिसमें मैं लाइव नहीं रहता हूं, सिर्फ कोई चीज का सॉल्यूशन बताता हूं, तो उसके अंदर क्या होता है। मेरा तो यही मानना होता है कि हर कोई आदमी कहीं भी कोने पे दुनिया के बैठे है बस सीख सकता है, और डिपेंड करता है सिखाने वाले पे और सीखने वाले पे। कहीं भी रहते हुए आप सीख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर चलिए हम समझ लेते हो आगे की सिस्टम क्या है, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि सैमसंग का मोबाइल है
ये मॉडल नंबर है सैमसंग J701F, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, ये फुल्ली डेड है, मोबाइल पूरा बंद है। और जब मेरे पास ये मोबाइल आया और मैंने उसको डीसी मशीन से जब ट्रबल शूट किया, तो डीसी मशीन में जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट करंट ले रहा है। उसका मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं ये बोर्ड के अंदर कुछ शॉर्टिंग इश्यू है। तो आज मैं यहाँ पूरा डिटेल के साथ ये शॉर्ट को किस तरह से और कितनी तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बैटरी को निकाल के इस बोर्ड को डीसी मशीन से कनेक्ट करके एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कितना करंट ले रहा है। तो अभी मैंने डीसी मशीन को 4 वोल्टेज की रेंज में सेट किया हुआ है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, वो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव कॉन्टेक्ट पे हम लगा देते हैं, और ये इसका नेगेटिव कॉन्टेक्ट है, ये बैटरी कनेक्टर के नेगेटिव कॉन्टेक्ट पे लगाते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने ये दोनों कनेक्शन बैटरी कनेक्टर की जगह पे लगाया, तो आप देख सकते हो कि डीसी मशीन में 0.039 मिली एम्पियर डायरेक्ट करंट खर्च हो रहा है, जबकि ये करंट अभी डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये करंट है, ये ले रहा है, देखिए। और दूसरा कि मैंने अभी पावर स्विच प्रेस भी नहीं की है और ये करंट डायरेक्ट ले रहा है। उसका मतलब कि इस बोर्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग इश्यू है। जब बैटरी कनेक्टर पे इस तरह से वोल्टेज देने से डायरेक्ट करंट इस तरह से लेता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसका हम पहले एक बार डिटेल समझ लेते हैं कि जब भी आपके पास इस तरह से कभी प्रॉब्लम आए तो आपको उसको किस तरह से समझना है। तो ये आप देख सकते हो। इसके लिए यहाँ मैंने एक हमारे जो प्राइमरी लाइन होती है, जो बैटरी की सप्लाई हम जब इसमें इनपुट करते हैं, उसके बाद हमारा सप्लाई बोर्ड में कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सी जगह पे जाता है, वो थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश मैंने की है। तो जब हम मोबाइल में बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई हमारे बैटरी कनेक्टर से सबसे पहले एक डीसी टू डीसी आईसी, मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर, उसके अंदर आता है। ये वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी में से प्रोटेक्शन बनता है, मतलब एक सिक्योरिटी हो जाती है। ये डीसी टू डीसी आईसी बैटरी की लाइन में यूज करने का रीजन यही है कि जब शॉर्ट सर्किट के दौरान मदरबोर्ड में अगर प्राइमरी लाइन में जब लोड पे कहीं शॉर्टिंग हो जाता है, तब इसका असर सीधा बैटरी पे ना पड़े और ये डीसी टू डीसी आईसी करंट को कंट्रोल कर ले। तो इस वजह से यहाँ डीसी टू डीसी आईसी का इस्तेमाल हुआ है। पहले के पुराने बोर्ड में बैटरी की सप्लाई सीधी पूरे बोर्ड पे जाती थी, लेकिन आजकल के जो नई जनरेशन के जितने भी बोर्ड आए हैं, उसके अंदर हमारा बैटरी की सप्लाई सीधा सीधा बोर्ड पे ना जाके एक डीसी टू डीसी आईसी का इस्तेमाल हुआ है, जो डीसी वोल्टेज को ही डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और जितना हम इनपुट देते हैं उतना तुरंत आउटपुट मिलता है। जैसे हमें यहाँ 4.2 वोल्टेज अगर बैटरी का देते हैं, तो वही 4.2 वोल्टेज आपकी ये लाइन पे आ जाता है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर से पहले की जो लाइन होती है, उस लाइन में उसका कोड दिया जाता है, उसका नेम दिया जाता है वीबेट। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बाद की वही लाइन, वही वोल्टेज, इसका नाम हो जाता है वीपीएचवी पावर। तो बैटरी जब हम लगाते हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आते हुए डीसी टू डीसी कन्वर्टर में आता है, और वही वोल्टेज डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है, वो डीसी वोल्टेज को स्विच करके आउटपुट दे देता है। और आउटपुट देने के बाद यहाँ फिल्ट्रेशन का कैपेसिटर लगा के ये हमारे बोर्ड में जितने भी लोडेड सेक्शन है उसको ये सप्लाई दी जाती है। जैसे कि हमारा पीएम आईसी पावर आईसी होता है, उसके बाद हमारा ब्लूटूथ वाईफाई आईसी होता है, उसके बाद हमारा जो 4G और 3G का नेटवर्क सेक्शन में जो एम्पलीफायर है, लो बैंड पावर एम्पलीफायर, उसके बाद हाई बैंड पावर एम्पलीफायर है, उसके बाद हमारा डिस्प्ले बैकलाइट ड्राइवर सर्किट या डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट, ये इतने सेक्शनों के अंदर ये बैटरी की सप्लाई लाइव जाती है। जैसे बैटरी लगाते हैं तो तुरंत ये सब सप्लाई ये सारे सेक्शनों को डायरेक्ट मिल जाती है। जो मैंने इस बोर्ड के अंदर जो बैटरी की सप्लाई जिस सेक्शन में जाती है, ये सेक्शन मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं।
अब हम ये समझते हैं कि हमने अभी डीसी मशीन से बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज दिया था, तो डीसी मशीन में कुछ करंट डायरेक्ट खर्च हो रहा था, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? जब डीसी मशीन में आप सप्लाई देते हो तो आपके मोबाइल में अगर डायरेक्ट कुछ करंट खर्च हो तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपकी बैटरी की पॉजिटिव लाइन में शॉर्टिंग नहीं होती है। ये तब बनता है जब आपकी वीपीएचवी पावर मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बाद की लाइन जब फुल शॉर्ट हो जाती है। मतलब ये डीसी टू डीसी के बाद की ये जो लाइन है, इस लाइन में पैरेलल कंपोनेंट ग्राउंड के साथ जो कोई कंपोनेंट है वो अगर शॉर्ट हो जाता है तो आपकी वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट होती है और आपकी वी बेट की सप्लाई पे कोई शॉर्टिंग नहीं होती है। रीडिंग जब आप कूल टेस्टिंग में देखते हो तो आपको रीडिंग सही मिलेगा, लेकिन ये सप्लाई यहाँ से डीसी टू डीसी में से होते हुए सप्लाई जाती है, इसलिए यहाँ जब फुल शॉर्ट होगा तब डीसी मशीन में यहाँ देने से कुछ माइनर करंट मिली एम्पियर में करंट खर्च करेगा। तो हमारे ये बोर्ड में यही प्रॉब्लम है कि मैंने जब उसको ट्रेस किया था तब वीपीएचवी पावर लाइन है हमारी फुल शॉर्ट है और बैटरी की जो लाइन है वो हमारे कोई शॉर्टिंग में नहीं है। एक बार मैं इसका कूल टेस्टिंग करके आपको बताना चाहूंगा कि वी बेट की रीडिंग क्या है और हमारी वीपीएचवी पावर की रीडिंग क्या है। तो उसके लिए मैं आपको मल्टीमीटर के जरिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को आपको यहाँ डायोड मोड में सेट करना है, जो कि अभी ये सेट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ रिवर्स बायस बैटरी कनेक्टर की रीडिंग चेक कर लेते हैं कि बैटरी कनेक्टर पे हमारा रीडिंग कितना बनता है। तो रिवर्स बायस कंडीशन में नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव रखना होता है, जो मैंने यहाँ रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा रीडिंग आ रहा है करीब करीब 400 ओम से ऊपर रीडिंग शो कर रहा है। और जब हम उसको फॉरवर्ड बायस चेक करते हैं तो कितना रीडिंग बनता है वो देख लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड बायस में यहाँ जो रीडिंग शो कर रहा है ये 2000 से ऊपर रीडिंग शो कर रहा है। तो उसका मतलब कि बैटरी कनेक्टर पे अभी कोई टाइप की शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी हमने चेक किया कि बैटरी कनेक्टर की रीडिंग हमारी सही है, फिर भी बैटरी कनेक्टर पे हम वोल्टेज देते हैं तो डायरेक्ट मिली एम्पियर में करंट खर्च हो रहा है। तो एक बार हम हमारा वीपीएचवी पावर लाइन चेक करेंगे। वीपीएचवी पावर लाइन चेक करने के लिए आपके पास जो डीसी टू डीसी आईसी है उसके बगल में एक बूस्ट कॉइल लगी होती है, वहां भी चेक कर सकते हो। पावर आईसी के बगल में भी इतने कंपोनेंट है, या तो आप कोई भी यहाँ जो भी आईसी है उसके बगल में आपको कैपेसिटर मिलेंगे, वहां कहीं भी आप चेक कर सकते हो। बेहतर ये है कि हमारा डीसी टू डीसी जो चार्जर आईसी है उसके बगल में जो बूस्ट कॉइल है वहां हम रीडिंग देख लेते हैं, ताकि हमारे पूरे बोर्ड की रीडिंग हमें समझ में आ जाए। एक जगह पे ही हमें रीडिंग चेक करनी है, पूरे बोर्ड में जितनी भी वीपीएचवी पावर लाइन है उसकी कंडीशन हमें यहाँ से समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर ये जो दिखाई दे रही है ये हमारी चार्जर आईसी है। ये चार्जर आईसी बोलो या तो उसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलो, दोनों का यही काम कर रही है। तो उसके बगल में ऊपर जो आपको यहाँ बूस्ट कॉइल नजर आ रही है, ये कॉइल पे वीपीएचवी पावर लाइन होती है। तो यहाँ हम इसका रीडिंग देख लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हमारा जो मल्टीमीटर है, यहाँ मैं कोई एक प्रोड ग्राउंड कर देता हूँ और ये रेड प्रोड से टच करके देखते हैं। देखिए मैंने ये भी कॉइल पे रखा है, बीप साउंड आ रहा है। कॉइल के दूसरे कुंटे पे रखते हैं, वहाँ भी हमारा बीप साउंड आ रहा है। एक बार थोड़ा नज़दीक से मैं आपको बताना चाहूँगा। इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, एक प्रोड को कोई, और एक प्रोड से हम चेक करते हैं। देखिए ये हमारा वीपीएचवी पावर लाइन है, यहाँ भी बीप आया, यहाँ भी बीप आया। उसका मतलब कि हमारी वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है। ये देख सकते हो यहाँ ग्राउंड के साथ आपको 0 ohms का रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ भी आपको ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये लाइन में जहाँ जहाँ हमारी वीपीएचवी पावर लाइन जाती है वो सब जगह पे यही कंडीशन होगी। वो सब जगह पे मैं एक बार रीडिंग आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो हमारा आईसी है उस पे ये एम्पलीफायर आईसी, इसके बगल में एक कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है। इस पे भी देखो दोनों साइड बीप आ रहा है, मतलब यहाँ वीपीएचवी पावर की लाइन एक यहाँ आ रही है। दूसरा ये 4GPF आईसी है,
जो हायर बैंड का है उसके बगल में यहाँ कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है। इस कैपेसिटर पे भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप है, मतलब इस आईसी यहाँ VPHV पावर, मतलब पूरे बोर्ड में जहां जहां VPHV पावर लाइन होगी वहां सब जगह पे ये कंडीशन होगी। अब मैं आपको एक बार पावर आईसी के बगल में जितने भी कैपेसिटर है वहां भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी बीप आया, यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप, यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप है, यहाँ भी बीप है। उसका मतलब कि पावर आईसी के बगल में जितने भी VPHV पावर लाइन लेके आता है वो सब फिल्टर कैपेसिटर भी सब बीप आ रहा है। उसके बाद ये हमारा डिस्प्ले बैकलाइट ड्राइवर आईसी या तो ग्राफिक आईसी है, इसके बगल में हम चेक कर लेते हैं। ये भी बीप, ये भी बीप। देखिए तो हमारी जो डिस्प्ले ड्राइवर आईसी है उसके बगल में भी कुछ कैपेसिटर हमें बीप साउंड दे रहा है। अब हमारा ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है, ये जो है ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, इसके अंदर जो डायोड है यूज किया है जीना डायोड, यहाँ भी बीप आ रहा है, डायोड के इस साइड भी बीप आ रहा है, मतलब यहाँ भी हमें जो शॉर्टिंग नजर आ रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी बोर्ड पे जितनी भी जगह पे VPHV पावर लाइन जा रही है सब कंपोनेंट हमने ट्रेस किया, सब जगह पे बीप साउंड आ रहा है। तो इसके अंदर देखिए VPHV पावर की जो लाइन है, हमने सबसे पहले ये कॉइल पे रीडिंग देखा, वहां दोनों साइड बीप आया था, जबकि ये कॉइल तो सीरीज में है, इसमें कोई दोनों साइड बीप नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ दोनों साइड बीप आया, उसका मतलब कि पूरी VPHV पावर लाइन में शॉर्टिंग है। फिर हमने PMIC के जितने भी बगल में कैपेसिटर है वो सब देखे तो वहां भी बीप आ रहा है। उसके बाद ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के डायोड पे भी बीप आया। उसके बाद ये 4G के PFIC है, वहां भी बीप आया, जो कि इसमें लोअर बैंड का ये आईसी है। उसके बाद ये 4G का हायर बैंड जो एम्पलीफायर आईसी है उसके बगल में भी हमने बीप साउंड मिला हमें। और उसके बाद हमारा LCD ड्राइवर आईसी है, उसके बगल में भी हमें बीप साउंड मिला। तो इसका मतलब कि हमारे VPHV पावर बोर्ड में शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट किधर है उसके लिए इसमें से कौन से कंपोनेंट जवाबदार है वो हम मल्टीमीटर की, नॉर्मल मल्टीमीटर की रीडिंग देख के हम नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई आईसी भी इसमें से कोई शॉर्ट हो सकती है, कोई कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, कोई जीना डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, या तो कोई आईसीओ के अंदर की बॉल भी शॉर्ट हो सकती है। तो इसके लिए हमारा पुराना जो ट्रिक है उसको भी यूज करके ये फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, जो कि आजकल सबको पता है मार्केट में शॉर्ट किलर है। तो शॉर्ट किलर से भी हम इसके अंदर ज्यादा एम्पियर देके कोई भी कंपोनेंट है उसकी हीटिंग सेंस करके वो फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। या तो आप रोजिन्स का जो स्मोक है, या तो आप फ्रीजर स्प्रे है, या तो कोई लिक्विड आप लगा के आप उसकी हीटिंग सेंस करके ये फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो, फॉल्ट के जड़ तक पहुंच सकते हो। लेकिन चीज ऐसी है, कभी कभी बोर्ड के अंदर जब शॉर्टिंग होती है तब कभी कभी कोई कंपोनेंट हीट नहीं होता है, जितना भी हम ज्यादा एम्पियर दे कभी भी कोई कंपोनेंट हीट नहीं होता है, ऐसा भी कभी प्रॉब्लम आता है। और कभी कभी ज्यादा एम्पियर देने से कोई कंपोनेंट को भी या प्रिंट को भी या बोर्ड को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ आज हम एक ऐसी ट्रिक यूज करने वाले हैं जिसमें ना हम डीसी मशीन का यूज करेंगे, ना हम कोई शॉर्ट किलर का यूज करेंगे, ना हम कोई रोजिन या तो ना फ्रीजर स्प्रे या तो ना कोई लिक्विड का यूज नहीं करेंगे। ओनली सिर्फ मल्टीमीटर का यूज करके किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम जब फुल शॉर्ट, चाहे आपका प्राइमरी लाइन में हो चाहे आपका सेकेंडरी लाइन में हो, जब बोर्ड फुल शॉर्ट होता है तब उस लाइन को किस तरह से इसमें फाइंड करके जो भी कंपोनेंट है उसकी शॉर्टिंग तक हम पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक डिवाइस है जो उसका यूज करके मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो वो डिवाइस है, तो उसके लिए मेरे पास अभी एक ये डिवाइस है जो कि मिली ओम्स मीटर के नाम से जाना जाता है।
इसका यूज करके आज हम फॉल्ट को फाइंड करेंगे। फुल शॉर्टिंग कोई भी बोर्ड होगा जिसमें प्राइमरी या सेकेंडरी, इसके माध्यम से हम इस फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। ये जो है वो एक मिली ओम्स मीटर है, जो कि हमारे मल्टीमीटर में ओम्स रेंज आती है, 1 ओम से ऊपर की ही रेंज होती है। लेकिन ये मल्टीमीटर में इस तरह से प्रोड में लगाना है। देखिए, ये जो मल्टीमीटर का प्रोड होगा ये आपको 2 मल्टीमीटर में लगा देना है, और इसका ये 2 जो प्रोड है उससे हम टेस्टिंग करेंगे। बीच में ये प्रोड में इस तरह से लगाया हुआ है। ये डिवाइस से क्या होगा कि आपका जो मल्टीमीटर है उसको हम मिली ओम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिली ओम्स में कन्वर्ट करने के बाद हम फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए मैं आपको पहले एक बार समझाना चाहता हूं कि इसकी मदद से कैसे हम ये फॉल्ट को समझ सकेंगे। तो मिली ओम्स मल्टीमीटर का यूज करके किस तरह से सॉर्टिंग के नजदीक जा सकते हैं, किस तरह से हम सॉर्टिंग को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो बोर्ड होता है उसमें डीसी टू डीसी जो वोल्टेज हमें आउटपुट देती है, वीपीएचवी पावर, यहाँ से जब सप्लाई आउटपुट होती है तो वो कोई प्रिंट के जरिए हर एक कंपोनेंट तक पहुंचती है। तो यहाँ जो प्रिंट होती है, जो लाइन होती है, वो लाइन के अंदर मिली ओम्स में रेजिस्टेंस होती है। जो कोई भी एक ओम्स लॉ का नियम है कि लंबी तार या पतली तार दोनों में रेजिस्टेंस हाई होती है। जैसे जैसे तार लंबा होता जाता है, या तो वायर या तो प्रिंट लंबी होती जाती है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता जाता है, या तो एक पतली तार होती है उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर ये जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है, ये लाइन बहुत ही बारीकी से, एकदम पतली से होती हुई सब जगह पे जाती है। ये जो लाइन होती है बहुत ही बारीक लाइनें होती है। तो ये लाइन पे भी स्पेस जब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप इधर चेक करोगे और आप ये पॉइंट पे चेक करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का भी एक रेजिस्टेंस होता है। ये प्रिंट का कोई भी धातु है, कोई भी तार है, कोई भी वायर है, कोई भी प्रिंट होती है, उसके अंदर जब करंट पास होता है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर रेजिस्टेंस बनते हुए ही वो करंट पास होता है। तो यहाँ जब हम चेक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो ये 2 लाइन के बीच में भी एक मिली ओम्स में रेजिस्टेंस होती है, जो कि हमारा नॉर्मल मल्टीमीटर कभी भी इसको फाइंड नहीं कर सकता है, इसको चेक नहीं कर सकता है, ये रीडिंग नहीं शो कर सकता, क्योंकि नॉर्मल मल्टीमीटर में हमारे 1 ओम से ऊपर की ही वैल्यू उसमें शो करता है, 1 ओम से नीचे की कोई वैल्यू शो नहीं करता है। लेकिन मिलीमीटर का यूज करके हम मल्टीमीटर को मिली ओम्स में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम ये सब की जो लाइन है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, यहाँ हम अगर चेक करेंगे और हम यहाँ चेक करेंगे तो दोनों की रीडिंग अलग अलग होगी। यहाँ की रीडिंग भी अलग होगी, यहाँ की, क्योंकि यहाँ से यहाँ इतनी प्रिंट आ गई, तो ये प्रिंट की भी अपनी एक मिली ओम्स में रेजिस्टेंस होती है। तो हम शॉर्ट किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये सब जगह पे हम मिली ओम्स में रीडिंग देखेंगे, सब जगह पे, EIC पे इसके नजदीक देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। तो मिली ओम्स मल्टीमीटर का यूज करके किस तरह से फॉल्ट को फाइंड करना होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, हर एक जगह पे, हर एक IC के बगल में जो भी कंपोनेंट है उसकी रीडिंग आपको देखनी है, और आपको ये देखना है कि सबसे ग्राउंड के साथ सबसे कम रीडिंग की कहाँ आई। जहां भी ग्राउंड के साथ कम रीडिंग आएगी वहां हमारी शॉर्टिंग होगी। तो चलिए हम एक बार ये प्रोसेस मिली ओम्स मल्टीमीटर के जरिए हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या बनती है और हमारा फॉल्ट हमारा कहाँ से निकलता है। इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा ये वाला मल्टीमीटर। आप कोई भी टाइप का आपके पास मल्टीमीटर है आप यूज कर सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि कोई स्पेशल टाइप का ही मल्टीमीटर चाहिए। सबसे पहले ये जो हमारा मिली ओम्स मीटर है उसके 2 प्रोड है, ये 2 प्रोड इसमें कॉमन लगा देते हैं, जैसे नॉर्मल हम मल्टीमीटर में यूज करते हैं इस तरह से ही, और ये आपको वोल्टेज की रेंज में यहाँ लगा देना है। अब आपको मल्टीमीटर को 2 वोल्टेज की रेंज में सेट करना है, जो मैंने यहाँ सेट किया। 2 वोल्टेज की रेंज में मल्टीमीटर को इस बार सेट करना है। सेट करने के बाद ये जो मिली ओम्स मीटर है
उसके अंदर एक यहाँ स्विच दी गई है और उसमें एक बैकअप बैटरी 3 वोल्टेज का एक बैटरी लगाया हुआ है। ये स्विच से आपको इसको ऑन करना है। तो इस तरह से ये स्विच ऑन किया, यहाँ एक लाइट जल गई। इस तरह से आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद मल्टीमीटर के ये 2 भी प्रोड है, उसको दोनों को शॉर्ट करना है। जब आप शॉर्ट करोगे, देखोगे आप आपस में मैंने जो 2 ज्वाइंट किया है, तब इसका अंदर जो मिली वोल्टेज में एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जो करीब करीब 115-16 जितना यहाँ रीडिंग शो कर रहा है। और ये जो रीडिंग है मल्टीमीटर की अपनी प्रोड की रीडिंग है, रेजिस्टेंस है। मल्टीमीटर का जो प्रोड है उसकी रेजिस्टेंस है। और इसमें क्या किया है, 2 वोल्टेज की रेंज सेट करने से ये जो डिवाइस है उसको मिली ओम्स में कन्वर्ट कर देगा। अभी हमने 2 वोल्टेज की रेंज सेट की है और उसके अंदर जब मल्टीमीटर के दोनों प्रोड आपस में जब शॉर्ट करेंगे, देखिए आपस में जैसे ही शॉर्ट किया तो वहां एक रीडिंग जो शो कर रही है, जो करीब करीब 120-22 ओम्स का रीडिंग शो कर रहा है। ये रीडिंग किसका है, ये मल्टीमीटर की प्रोड की रीडिंग है। जो ये मल्टीमीटर का प्रोड आपको दिखाई दे रहा है, इसकी अंदर की जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ शो कर रहा है। इसलिए आप जो रीडिंग बोर्ड पे देखोगे, ये रीडिंग इसका माइनस करके आप देख सकते हो। देखिए इतना रीडिंग तो अभी ऑलरेडी 2 प्रोड को शॉर्ट करने के बाद आपको मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर के सहारे हम बोर्ड के अंदर सब जगह पे रीडिंग देखेंगे। तो रीडिंग देखने के लिए मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोड में बैटरी कनेक्टर के ग्राउंड की साइड टच कर देता हूं। कोई भी प्रोड आप टच कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि ब्लैक ही प्रोड, फुल शॉर्टिंग में कोई भी कर सकते हो। अब मैं ये कॉइल के इस साइड, मतलब कॉइल के इस साइड की रीडिंग चेक करके आपको बताता हूं। देखिए ये मल्टीमीटर का प्रोड मैंने कॉइल के इस साइड टच कर दिया तो 191 जितना इधर रीडिंग मिल रहा है। जबकि कॉइल के दूसरी साइड में टच कर रहा हूं तो वहां 1235 जितना रीडिंग आ रहा है। मतलब कि यहाँ जो हमने अभी रीडिंग देखी, ये रीडिंग में कॉइल के इस साइड हमने रीडिंग देखा वो 198 जितना समथिंग रीडिंग आ रहा था। और कॉइल के इस साइड देखा तो वहाँ 235 जितना में रीडिंग मिल रहा था। ये दोनों की रीडिंग में डिफरेंस है। कॉइल की इस साइड रीडिंग 198 आ रहा है, इधर रीडिंग आ रहा है 235 जितना समथिंग रीडिंग आ रहा है। इसमें थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे वैल्यू होता है क्योंकि मिली ओम से आपका मल्टीमीटर का प्रोड थोड़ा सा भी लूज रहता है तो रीडिंग में डिफरेंस आती है। तो ये 2 रीडिंग हमने यहाँ लिख ली। अब हम बोर्ड पे पावर आईसी के बगल में, हमारा जो लाइट सेक्शन के बगल में, हर जगह पे एक बार रीडिंग देख लेते हैं कि हमारी वहाँ उस सेक्शन में कितनी रीडिंग है। ये पीएफआईसी है, उसके बगल में रीडिंग देख लेते हैं। उसके लिए मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोड हम ग्राउंड करेंगे, रेड प्रोड से फिर से चेक करेंगे। इधर 250 जितना आ रहा है, जो कि ये हमारी पीएफआईसी है। दूसरा 4G पीएफआईसी पे हम चेक करते हैं, उसके बगल में यहाँ 271 आ रहा है। देखिए तो अभी हमने जो रीडिंग देखा, उस रीडिंग में इस आईसी के बगल में जो हमने रीडिंग मिली, ये 250 जितनी मिली। और इस आईसी के बगल में जो हमने रीडिंग मिली वो 271 समथिंग हमने रीडिंग मिली। ये रीडिंग देखिए दोनों। अब हम एक बार पीएमआईसी पे चेक कर लेते हैं पावर आईसी की रीडिंग क्या है। देखिए उसके लिए पावर आईसी के बगल में जितने भी कंपोनेंट है उसकी रीडिंग कितनी मिल रही है। इसके लिए फिर इसको ग्राउंड करेंगे और पावर आईसी के बगल में ये कैपेसिटर पे रीडिंग चेक करेंगे। यहाँ 246 रीडिंग शो कर रहा है, 251 शो कर रहा है। तो पीएमआईसी के बगल में जो हमने रीडिंग मिली ये कैपेसिटरों पे, यहाँ 256 रीडिंग मिली। और यहाँ जो हमने रीडिंग मिली वो 251 जितना मिला। तो ये जो रीडिंग है
पावर आईसी की रीडिंग हो गई। उसके बाद हम एक बार इस ब्लूटूथ वाईफाई आईसी और ये ड्राइवर आईसी पे देख लेते हैं। तो फिर से हम ब्लूटूथ आईसी पे चेक कर लेते हैं। उसके लिए ये ग्राउंड कर दिया मैंने, और ये ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के बगल में जो डायोड है वहाँ मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ रीडिंग जो हमारी आ रही है वो 311 जितनी रीडिंग आ रही है, जो कि हमारी ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के बगल में ये डायोड है वहाँ मैंने चेक किया। इधर यहाँ रीडिंग है 311 जितनी रीडिंग है। इधर की रीडिंग हमें मिली 311। अब हम एक बार डिस्प्ले ड्राइवर आईसी की रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखिए, तो डिस्प्ले ड्राइवर आईसी की रीडिंग इस बार फिर हम मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोड को ग्राउंड करेंगे। डिस्प्ले ड्राइवर आईसी के बगल में जो कैपेसिटर है उस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, रीडिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ मिला 254 या 3, थोड़ा प्रोड में डिफरेंस रहता है। तो इसके बगल में जो रीडिंग हमें मिली है 254 जितनी रीडिंग मिली है। तो अभी हमने इसके अंदर जो रीडिंग देखी, इस रीडिंग के हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि सबसे ग्राउंड के साथ कम से कम रीडिंग कहाँ मिली है। देखिए, सबसे पूरे बोर्ड के अंदर वी बेट की सप्लाई जहां जहां है वहां सब जगह पे हमने रीडिंग चेक की, तो सब जगह पे सबसे कम रीडिंग ग्राउंड के साथ मिली है 198 वाली, क्योंकि बूस्ट कोयल के इस साइड वाली रीडिंग है 198। बाकी की बूस्ट कोयल के दूसरी साइड से आप देखो वीपीएचवी पावर में, तो सब जगह पे यहाँ से ज्यादा ही रीडिंग है, 250 के करीबन, या तो 250 से ऊपर या तो 200 से ऊपर ही रीडिंग है। एक ही रीडिंग हमें पूरे बोर्ड में मिली है, ये क्वाइल जो है उसके ईस्ट साइड वाली रीडिंग। अब आप अगर स्केमेटिक डायग्राम में देखोगे तो बूस्ट कोयल के बाद जो क्वाइल होती है, इस क्वाइल में ग्राउंड वाले कंपोनेंट कभी यहाँ नहीं आपको मिलेंगे। यहाँ कोई ग्राउंड वाले कंपोनेंट कभी नहीं मिलेंगे। ये लाइन सीधी हमारी डीसी टू डीसी आईसी से ही आती होती है। तो यहाँ हमें कंफर्म पक्का हो गया कि हमारा जो बोर्ड में प्रॉब्लम है वो हमारा डीसी टू डीसी आईसी ही है, क्योंकि क्वाइल की जो रीडिंग है वो 198 है और क्वाइल का ये कॉन्टेक्ट ये आईसी के अलावा कोई भी और कंपोनेंट पे नहीं लगता है। इस वजह से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये डीसी टू डीसी वाली ही आईसी है। यहाँ एक बूट कैपेसिटर लगता है लेकिन ये ग्राउंड नहीं होता है, इसलिए यहाँ ग्राउंड के साथ सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ये आईसी है। इसलिए यहाँ फाइनल हो गया कि इस बोर्ड में जो शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग हमारी ये आईसी से है, डीसी टू डीसी आईसी से। तो एक बार हम डीसी टू डीसी को रिमूव करेंगे और रिमूव करके देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग हटती है कि नहीं हटती है। देखिए दोस्तों, ये एक नई ट्रिक है जिसमें आपको कोई सप्लाई देने की जरूरत नहीं है, कोई आपको रोजिन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं। बस आपको एक स्केमेटिको का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती होती है, उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस मेथड से बहुत ही बेहतर से बोर्ड को सेफ रखे हुए एक शॉर्टिंग के नजदीक जाके आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन से भागों में शॉर्टिंग है। तो इस तरह से इस मेथड को यूज करते हुए जो हमारा मिली ओम्स मीटर है उसके माध्यम से ये चीज कर सकते हो। चाहे आपकी प्राइमरी लाइन हो, चाहे आपकी सेकेंडरी लाइन हो, कोई भी फुल शॉर्ट होगा उसके अंदर ही ये चीज काम आएगी। तो चलिए हम एक बार इसका जो डीसी टू डीसी जो आईसी है ये वाला, इसको रिमूव करके देखते हैं, क्योंकि हमारा कॉइल का इस साइड का रीडिंग सबसे कम था। तो चलिए हम एक बार उसको रिमूव कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ की जो पहले प्लेट है उसको हमें काटना पड़ेगा। चलिए हम एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं।
ये देखिए, मैंने अभी ये बोर्ड में से ये हमारा जो चार्जर आईसी है वो हटा लिया है। एक बार हम इसका रीडिंग देख लेते हैं कि हमारा रीडिंग सही हो गया है कि नहीं। ये मल्टीमीटर को फिर से हमारे डायोड मोड में से चेक करते हैं। मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड करते हैं, कॉइल पे रखते हैं। देखिए यहाँ अभी कोई टाइप का रीडिंग नहीं है। पहले बीप साउंड आ रहा था, इधर भी कोई रीडिंग नहीं है। ये हमने फॉरवर्ड बायस में चेक किया। अब एक बार रिवर्स बायस में चेक कर लेते हैं। देखिए ये रिवर्स बायस की रीडिंग भी सही आ गई है। देखिए इस तरह से हम सब जगह पे इस तरह से चेक कर सकते हैं। हमारे बीप साउंड इधर भी आ रहा था, जो 4G के जो हमारे ये PFIC है वहाँ भी। देखिए यहाँ भी ये रीडिंग इसका सही हो गया। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी इसका रीडिंग सही हो गया। एक बार पावर आईसी के बगल में देख लेते हैं। पावर आईसी के इस साइड यहाँ भी इसका रीडिंग सही हो गया। यहाँ भी रीडिंग सही हो गया। एक बार डायोड पे चेक करते हैं, ब्लूटूथ आईसी पे। यहाँ भी रीडिंग सही हो गया है। और हमारे ये लाइट आईसी पे भी रीडिंग सही हो गया। देखिए तो इसके अंदर जो फॉल्ट था वो हमारा DC to DC आईसी, चार्जर आईसी ही फॉल्ट था। इस तरह से आप फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। एक बार हम यहाँ DC to DC आईसी जो है वो दूसरा आईसी लगा के देख लेते हैं कि हमारा बोर्ड ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए मैंने अभी ये बोर्ड के अंदर ये आईसी फिर बोर्ड में लगा दी है, न्यू आईसी लगाई है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो रीडिंग है वो सही हो गया है कि नहीं। इसके लिए देखिए ये फॉरवर्ड बायस में ये रीडिंग आ रही है जो कि सही है, और रिवर्स बायस में हमारा ये रीडिंग आ रहा है। पहले यहाँ बीप साउंड आ रहा था, तो रीडिंग के हिसाब से तो अभी सही है। एक बार हम मोबाइल को ऑन करके देखते हैं कि क्या मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव और उसका नेगेटिव टू नेगेटिव लगा देते हैं। ये देखिए आप डीसी मशीन में देख रहे हो, पहले यहाँ करंट डायरेक्ट ले रहा था, अभी कोई करंट नहीं ले रहा है। इसका मतलब हमारा शॉर्टिंग हट गया है। अब हम एक बार पावर स्विच प्रेस करके देखते हैं कि मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। ये पावर स्विच प्रेस किया, ये देखिए पूरा मोबाइल ऑन हो गया है। और डीसी मशीन में आप उसका एम्पियर भी देख सकते हैं। ये मोबाइल के अंदर बैटरी कनेक्टर पे कोई शॉर्टिंग नहीं थी, लेकिन वीपीएचवी पावर लाइन पे शॉर्ट था जो हमने उसके अंदर से, देखिए ये अभी पूरा ऑन हो गया है। ये बोर्ड देख सकते हो आप। तो अभी हमने इसके अंदर जो फुल शॉर्ट था वो हमने हटाया, और वो भी हमारा ये मिलीमीटर जो है उसके माध्यम से ये चीज़ बहुत ही काम की है। अगर आपके पास स्केमेटिकों का नॉलेज है, चार्ट बनाने का नॉलेज है, तो आप इसका यूज़ करके बहुत ही बेहतर तरीके से आप कोई भी मोबाइल में से फुल शॉट हटा सकते हो, चाहे आपका प्राइमरी लाइन में हो चाहे आपका सेकेंडरी लाइन में हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा है और इसमें से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स लिख सकते हो। इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।